मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं। मेरी ससुराल में हम कुल मिलाकर 6 सदस्य हैं। हम पति पत्नी, सास ससुर, एक शादीशुदा ननद एवं उनका एक बच्चा। यूँ तो मेरी ननद की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 5 सालों में वो मुश्किल से 5 महीने भी अपने ससुराल में नहीं रही होंगी। मेरी शादी के समय मेरे परिवार से ननद के यहीं रहने की बात छिपाई गई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी ननद का एक भरा पूरा खुशहाल परिवार है, लेकिन कुछ वे वहाँ खुद नहीं रहना चाहती कि काम बहुत करना पड़ता है, और अगर भूल से भी उनके मन में अपने ससुराल जाने का विचार आ भी जाता है तो मेरी सासू माँ उनको रोक लेती हैं कि अभी सर्दी बहुत है और तेरा बच्चा छोटा है, तू तो वहाँ सारा दिन काम में लगी रहेगी, तेरे बच्चे को वहाँ कोई नहीं देखेगा। कहीं बच्चा बीमार हो गया तो। और जब गर्मियाँ आती तब भी यही बहाना होता, इसलिए सारी सर्दियाँ और गर्मियाँ उनकी यहीं निकल रही थीं। शुरू शुरू में ससुराल वालों ने कई बार बुलावा भेजा, दामाद जी खुद भी लेने आए, लेकिन सासू माँ ने अपनी सुकुमार बिटिया को भेजने से साफ मना कर दिया। अब हालत ये थी कि ससुराल वालों ने बुलाना ही छोड़ दिया था। बस दामाद जी कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए आते और बच्चे के साथ खेलकर चले जाते। उनको वापस ले जाने की बात तो अब कोई उठाता ही नहीं था। खैर, मेरी शादी हुई और ये तो एक जाना माना फैक्ट है कि सास ननद एक साथ हों तो बहू की वहाँ कोई औकात नहीं होती। बस यही कहानी मेरे साथ थी। पहले तो सासू माँ को कुछ काम करना पड़ता भी था। मेरे आने के बाद तो दोनों को आराम ही आराम हो गया। ननद मुझसे छोटी थी, तब भी मैं रोज़ सुबह सासू माँ के साथ साथ उनके भी पैर छूती थी, क्योंकि सासू माँ के अनुसार ननद छोटी हो या बड़ी, उसका ओहदा बड़ा ही होता है। शादी की रस्मों में नेक के रूप में मैंने उनको कान के छोटे छोटे लेकिन सुंदर और मजबूत टॉप्स दिए थे, लेकिन वो उनको कभी भाए नहीं। उनकी नज़र तो मेरे सोने के कंगनों और गले के हार पर थी। इसी बात का ताना वो जब तब मुझे दिया करती थी, लेकिन नई बहू होने के नाते मैंने उन्हें या सासू माँ को पलट कर कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन दोनों किसी शादी में से वापस आईं तो ननद का मुंह फूला हुआ था। मैं जब चाय लेकर उनके कमरे में पहुंची तो ननद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मेरे हाथ से चाय ली और एक घूंट पीने के बाद बोली, माँ, आज चाय का स्वाद कुछ अलग नहीं है, जैसे भाभी ने जल भुन के बनाई हो। सासू माँ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली कि हाँ, लग तो रहा है। उनकी शह पाकर ननद रानी फिर बोली, माँ, जब से भाभी इस घर में आई हैं, ना ढंग की चाय नसीब हुई ना खाना। इससे अच्छा खाना तो तुम आज भी बना लेती हो। तुम्हें भी माँ कभी बहू का सुख नहीं मिलेगा, ना मुझे भाभी का। अब देखो, कल हम जिस शादी में गए थे वहाँ बहू ने रस्म में अपनी ननद को 8 सोने की चूड़ियाँ दी और सास को सोने के झुमके। क्या दिलदार भाभी पाई है मेरी सहेली ने। और एक मेरी भाभी हैं जिन्होंने अपनी इकलौती ननद को ये सस्ते टॉप्स दिए। ओह, तो अब मुझे उनके गुस्से की वजह समझ में आई। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। आए दिन वो मुझे इन्हीं सब चीज़ों के लिए ताने मारती रहती थी। मैं उठ के वहाँ से जाने ही लगी थी कि सासू माँ की चुभती आवाज़ कानों में पड़ी, बेटा, अब जिसकी नीयत ही ना हो देने की, उसको चाहे 1000 बार सुना ले, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी देने के लिए बड़ा दिल और औकात दोनों चाहिए, और इसके माँ बाप की इतनी औकात है नहीं। वो लोग आज तक सिर्फ मुझे कहते आए थे, लेकिन आज बात मेरे माँ बाप पर आ गई थी और उनका अपमान मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने भी आज 2 टूक बात करने की ठान ही ली। माँ जी, औकात सिर्फ देने वाले की ही क्यों, लेने वाले की भी देखी जाती है। ये सुनते ही सासू माँ मुझे गुस्से में घूरने लगी, लेकिन मैं अपनी ननद की तरफ मुड़ी और बोली, दीदी, कायदे से तो आपको मुझसे वो छोटे और सस्ते टॉप्स भी नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि मैं तो आपके पैर छूती हूँ, आपको दीदी बोलती हूँ, तो छोटी तो मैं हुई ना, तो इस हिसाब से तो नेक आपको मुझे देना चाहिए था।
तो बताइए ना दीदी, कब चल रही हैं मेरे साथ बाजार मुझे नेक दिलवाने। सुनते ही ननद गुस्से से तिलमिला पड़ी। देख रही हो माँ, भाभी कितनी ज़बान चला रही हैं, वो भी आपके सामने। ये सब तुम्हारी छूट का नतीजा है। कल की आई की इतनी हिम्मत हो गई, और एक हम हैं 5 साल होने को आए शादी को, लेकिन मजाल है कि कभी अपनी सास या ननद से ऊंची आवाज़ में बात भी की हो। मुझे उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे दीदी, ऊंची आवाज़ में बात तो तब करोगी ना जब ससुराल में रहोगी। आपकी तो सारी सर्दी सारी गर्मियाँ यहीं जा रही हैं। अब मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैं उस सब के लिए भी तैयार थी। सास और ननद को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सास की बातों में आकर ना केवल ननद ससुराल से अपना रिश्ता ख़त्म कर रही थी, बल्कि मायके में भी सबकी बुरी बन रही थी। बस मेरा तीर निशाने पर लग जाए। मेरी बात सुनकर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ननद तड़प कर बोली, माँ, तुम्हारे सामने भाभी मुझे यहाँ रहने के ताने मार रही हैं, मेरी बेइज्जती किए जा रही हैं, और तुम कुछ नहीं बोलोगी। सासू माँ बोली, अरे ये मेरी बेटी है, मेरा खा रही है, तुझे क्या परेशानी है इसके यहाँ रहने से, और तू होती कौन है मेरे घर में बोलने वाली। माँ, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे रखी है, तभी तो इतना बोल रही हैं। मैं अगर अपनी सास के सामने इतना बोलती तो वो मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। ओहो दीदी, कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि सास से धक्के खाने के लिए आपका ससुराल में रहना ज़रूरी है, लेकिन आप तो अपने मायके में हैं, तो सास कहाँ से धक्के देगी आपको। दूसरी बात ये कि अगर सासू माँ मुझे धक्के देकर निकालेंगी भी ना, तो भी मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहकर माँ बाप को परेशान करने और भाभी के मुंह लगने से अच्छा है थोड़ा चुप रहकर, थोड़ा बोलकर अपनी ससुराल में ही रहो। नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाते, न ससुराल के न मायके के। मेरी ननद तुनक कर बोली, भाभी, आप मुझे ताने मार रही हो ना, लेकिन मैं क्या करूं जब वो लोग मुझे बुलाते ही नहीं। बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं? आपको क्या पता वो लोग मुझे कितने ताने मारते हैं। कितना भी अच्छा काम कर लूं, उनका मुंह सीधा होता ही नहीं। अब हर सास आपकी सास की तरह अच्छी तो नहीं होती ना। यहाँ मुझे लगा कि ननद बाजी मार गई, लेकिन मैं भी अपने इरादे की पक्की थी, इसलिए फिर बोली, दीदी, कोई बार बार आपकी मिन्नतें करने, आपको मनाने थोड़ी ना आएगा। कितनी बार वो लोग मेरे सामने भी आए, लेकिन सासू माँ की बातों में आकर आप उनके साथ गई ही नहीं। तो फिर बताइए, उनकी गलती क्या है। थक आकर वो लोग भी चुप बैठ गए। और वैसे भी वो आपका घर है, जैसे ये आपका घर है, तो वहाँ जाने से पहले आपको आमंत्रण की आवश्यकता क्यों है। दूसरी बात, किसी की भी सास माँ जैसी नहीं होती, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। फिर चाहे वो आपकी सास हो या मेरी। मेरी सास आपको अच्छी लगती है क्योंकि वह आपकी माँ है। कभी मेरी जगह खुद को रख कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर ननद चुप हो गई, तो मुझे लगा कि शायद मेरी बात उनकी समझ में आ गई है। लेकिन मेरी सासू माँ भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी। ये शायद दुनिया की पहली माँ थी जो अपनी ममता में अंधी होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। सासू माँ तुरंत बोली, तू इस बेवकूफ़ की बात में मत आ बेटी। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी मैं तुझे नहीं भेजूंगी। इसके बाप का घर थोड़े है। ये तो यही चाहती है कि तू यहाँ से चली जा और इसके मज़े आ जाएं। सासू माँ, मुझे दीदी के यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब उनकी भी अपनी गृहस्थी है जो उन्हें संभालनी चाहिए। जितने दिन और यहाँ रहेंगी हमारे आपसी संबंध और ख़राब ही होंगे। दीदी, जो मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया, अब आके आपकी मर्ज़ी है। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे से सासू माँ मुझे गालियाँ दे रही थीं कि आज आने दे तेरे पति को, आते ही तुझे घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। अपने कमरे में आकर मैं डरी सी बैठ गई। तैश में इतना कुछ बोल तो आई थी, लेकिन अब आगे उसका परिणाम क्या होने वाला था ये मुझे भी नहीं पता था। खैर, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि पति देर रात घर आए थे। सुबह मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरा दिल धक से रह गया। लगा कि जैसे पैरों में जान ही नहीं बची है। मेरी ननद अपना सामान बांधे, बच्चे को गोद में लिए जाने को तैयार बैठी थी।
दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने ठंडे होते हाथ पैरों के साथ पूछा। तभी सासू माँ भी अपने कमरे से निकली। अरे, तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तुम्हारी लाडली बहू भी तो यही चाहती है। बेटी, आपके तो इसके कहने पर घर से ही चली जाएगी। घर मेरा है तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। जा, रख सामान अंदर। हाँ दीदी, मत जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कल मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, आगे से कभी नहीं बोलूँगी। मत जाइए। मैं गिड़गिड़ा रही थी। तभी पीछे से पतिदेव की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे बहन, तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन बहन, अचानक से यूँ कैसे? बेटा, ये तेरी पत्नी है ना? इसकी कैंची जैसी ज़बान चल रही थी कल, और उन्होंने सारी बातें फिर मेरे पति को बता दी। सुनकर मेरे पति देव गुस्से में मेरी ओर देखने लगे और कुछ बोलने ही वाले थे कि ननद बोली, नहीं भैया, भाभी को कुछ मत कहना। इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे सच का आईना ही दिखाया है। और भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने पूरी रात यही बात सोची कि आप ठीक ही तो कह रही थी कि मायके में रहकर सबको परेशान करने से अच्छा है कि मैं ससुराल में ही रहूं, वरना एक दिन मैं कहीं की नहीं रहूंगी, न यहाँ की न वहाँ की। पति के मन से भी निकल गई। सास ससुर भी नहीं पूछते। और जब से शादी हुई है तब से आपका भी मैंने बहुत मन दुखाया है। अगर अब भी नहीं सुधरी तो फिर मेरा कोई नहीं रहेगा। मैं किसी से भी नाराज़ होकर नहीं जा रही, बस मुझे जाने दो। सासू माँ फिर रोकने लगी तो मेरे पतिदेव बोले, माँ, इसको अब मत रोको, जाने दो। इसने बहुत सही फैसला लिया है। जा बहन, तू अपने घर जा। थोड़ी बहुत बातें तो हर घर में होती हैं, और अगर वो लोग तुझे ज़्यादा परेशान करें तो भूलना मत कि तेरा भाई अभी ज़िंदा है। सिर्फ भाई ही नहीं, आपकी भाभी भी अभी जिंदा है दीदी। मैंने कुछ इस तरह बोला कि ननद और मेरी दोनों की हंसी छूट गई। वो भागकर मुझसे गले मिली और कहने लगी कि आप जैसी भाभी तो भगवान करे सबको मिले। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवा देनी ही पड़ती है। आप प्यार से समझाती तो शायद मेरी समझ में ये बात ना आती। और हाँ भाभी, मुझे आपके कोई कंगन या हार नहीं चाहिए। आप चाहो तो ये टॉप्स भी रख लो, लेकिन अब जीवन में मुझे कभी भटकने मत देना। जब कभी मैं गलती करूं तो छोटी बहन या सहेली समझकर मुझे समझा देना। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भागकर दूसरे कमरे में गई और उनके लिए जोड़ा गया सारा सामान लाकर उन्हें दे दिया, क्योंकि खाली हाथ थोड़े ही ना मैं अपनी ननद को विदा करती। आखिर बड़ी भाभी हूँ। इस तरह से मेरी ननद अपने ससुराल को चली। आज वो भी अपने ससुराल में खुश है और मैं भी। और हाँ, अब तो मैं अपनी सासू माँ की चहेती बहू भी हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।